गाइस, वेलकम टू लर्निंग टूल्स। आज हम लोग अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे, जिसमें सभी कॉन्सेप्ट जो इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी में और जो आपके एग्जाम के एस्पेक्ट में बहुत इम्पोर्टेंट है। आइदर अगर आप सीयूईटी का एग्जाम देते हैं या फिर अगर आप असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए देखते हैं और सीखते हैं और समझते हैं एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में। सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? देखिए, अगर आप हम लोग अकाउंटिंग को जनरल भाषा में बात करें तो अकाउंटिंग का मतलब होता है लाइक कि जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग किसी भी चीज का हिसाब किताब रखते हैं, लिखते हैं, अपने घर का भी जैसे हम करते हैं, सेम उसी तरीके से अकाउंटिंग काम करता है। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें ट्रांजेक्शन्स को बेसिकली रिकॉर्ड करता है। लेकिन अब यहाँ सवाल उठता है कि ट्रांजेक्शन्स क्या होता है, तो वो हम फर्दर देखेंगे। बट अभी के लिए हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का काम होता है वो अकाउंटिंग है। ये बहुत पुरानी थॉट थी। पहले के टाइम क्या हुआ करता था, अगर आप देखिए किस एक स्टोर के अंदर डेफिनेटली अगर हम कोई भी एक दुकान ले लें या एक फर्म ले लें तो वहां पे एक पर्सन हुआ करता था। आप देखते होंगे कि उसके पास एक बड़ी सी बुक होती थी जिसमें वो माल का बही खाता लिखता था, यानी क्या चीज आया, कितना आया, क्या गया। तो वो क्या होता था, वो हमारा अकाउंटेंट होता था। लेकिन अब समय के साथ साथ चीजें चेंज हो रही है। अब अकाउंटेंट का काम सिर्फ और सिर्फ बुक कीपिंग नहीं है, बल्कि अब वो जरूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पे बिजनेस के बहुत सारे जरूरी डिसीजंस लिए जा सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जिससे कि हमें समझ में आता है कि अकाउंटिंग क्या होता है और बेसिकली अकाउंटेंट का रोल समय के साथ साथ किस तरह से चेंज होता चला जा रहा है। अब आगे जब अकाउंटिंग डेवलप्ड हुई, जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो अकाउंटिंग दो पार्ट्स में आ गई। एक फॉरेंसिक अकाउंटिंग, दूसरा आपका ई कॉमर्स। अच्छा, फॉरेंसिक अकाउंटिंग क्या होती है? जैसे अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं जब किसी के अकाउंट से जैसे पैसे कट गए, फॉर लेट सपोज की ओटीपी एंड ऑल द थिंग्स। उसमें होता क्या कि उन सारे क्राइम्स को सॉल्व करने के लिए अकाउंटिंग एक बहुत टूल की तरह काम करता है, एक बहुत अच्छा लाइक उसको एक एक चीज एनालाइज करने में काम करता है, हेल्पफुल करता है उस क्राइम को सॉल्व करने के लिए। दूसरा क्या है, ई कॉमर्स डेवलप हो गया। अब ई कॉमर्स कंपनियां आप देख रहे हैं कि जैसे ऑनलाइन सेल्स, ऑनलाइन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आज वर्क कर रहे हैं, लाइक अमेजोन से हैं, ये है। तो आपने देखा होगा जब आप कोई भी चीज ऑर्डर करते हैं इन पर्टिकुलर साइट पे जाके, तो आप क्या करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। आप ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हैं? डेबिट क्रेडिट से करते होंगे डेफिनेटली, या फिर उसके वॉलेट से करते हैं। तो आप एक चीज देखेंगे कि ये वॉलेट या जो जहां पे आप अपने डिटेल्स डालते हैं वो क्या होता है, एक पेमेंट गेटवे होता है। वो कोई बैंक होती है जो उसको प्रोवाइड करती है। बेसिकली जो ये कंपनियां होती हैं इनको ऑनलाइन अगर किसी से पेमेंट लेना है तो उसके लिए उन्हें पेमेंट गेटवेज लेना पड़ता है। तो ई कॉमर्स में काफी जगहों पे अकाउंटिंग जो है अब डेवलप हो चुकी है। अच्छा, अकाउंटिंग आज के टाइम पे क्या है कि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के टाइप में काम करता है। ये डाटा को कलेक्ट करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, जिसके बेसिस पे वो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन देता है, जिससे कि उससे जुड़े हुए जितने भी यूजर हैं उसके परफॉर्मेंस से रिलेटेड सही डिसीजन ले पाए। अच्छा, उनसे जुड़े कई यूजर्स होते हैं जिनका रोल अलग अलग होता है, जिसको हम आगे फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। अब देखते हैं हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग। डेफिनेटली अगर आप अकाउंटिंग को समझ रहे हैं, अकाउंटेंट को रोल को देख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि आपको अकाउंटिंग की हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अकाउंटिंग कब इवॉल्व हुआ, कैसे डेवलप्ड हुआ। तो अकाउंटिंग भी उतना ही पुराना है जितना कि हमारी सिविलाइजेशन पुरानी है। ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग कोई नई चीज है। जैसे जैसे आदमी विकसित होता गया वैसे वैसे अकाउंटिंग भी डेवलप होता गया। अच्छा, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो बेबीलोनिया इजिप्ट में 4000 बीसी से हुई थी। और वो लोग क्या करते थे, वो एक क्ले टेबल के ऊपर अपने वेजेस और टैक्सेस के ट्रांजेक्शन्स को लिख के रिकॉर्ड कर लिया करते थे, जिससे कि उन्हें पता रहता कि कितना दिन का उन्होंने जो है वेज पे किया, कितना उन्होंने टैक्सेस किया। इसका कैलकुलेशन करने के लिए वो इसका बेसिकली एज अ टूल यूज करते थे। अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके का उसका
हाँ, टूल हुआ करता था। इस तरह का वो क्ले टेबल बेसिकली बनाते थे। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उस टाइम के लोग अकाउंटिंग का यूज किया करते थे। अच्छा, बेबीलोनिया को हम लोग क्या है, सिटी ऑफ कॉमर्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग का इस्तेमाल यहाँ पे ही शुरू हुआ। और यहाँ पे क्या होता था, जो भी लॉसेस या फ्रॉड हुआ करते थे बिजनेसेस में, किस वजह से होते होंगे? मे बी लैक ऑफ एफिशिएंसी हो, यानी कि बिजनेस को ठीक से मैनेज ना किया जा रहा हो, या फिर फ्रॉड हो जाए। तो ऐसे कारणों से जो लॉसेस होते थे उनको देखने के लिए कॉमर्स का यूज होता था। इसी में अगर हम ग्रीस में देखें तो अकाउंटिंग का इस्तेमाल उस क्या करते थे वो लोग, जो भी खजाने में जो भी उनके रेवेन्यू रिसीव होते थे उसको वो टोटल रिसिप्ट और टोटल पेमेंट्स जो पे करते थे, यानी जैसे किसी देश को आप चला रहे हैं तो जितना भी आपकी अर्निंग हो उसको आपने जोड़ लिया, उसके बाद जो उसके खर्चे हैं या उसको जितना पूरा मिला है, इस सब का हिसाब किताब रखा जाता है। इससे क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर कंट्री के गवर्नमेंट के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को इजीली बैलेंस करते हैं। अच्छा, रोमन्स में 700 बीसी से 400 एडी तक रिसिप्ट और पेमेंट के लिए मेमोरेंडम और डे बुक बनाते थे और उसे फिर मंथली बेसिस पे लेजर में पोस्ट कर दिया करते थे। अब इसमें क्या होता था, अगर आप थोड़ा सा देखें तो वहां पे क्या होता था, जो उनके मंत्री होते थे ना, बेसिकली जो उनके मिनिस्टर्स होते थे वो डेली बेसिस पे काम करते थे और फिर मंथली एक रिपोर्ट वो उसके किंग को एक लेजर के फॉर्म में रूम्स में दिया करते थे। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना ने अपने गवर्नमेंट अकाउंटिंग में इसका इस्तेमाल 2000 बीसी से शुरू किया था। उसी तरह इंडिया में 2300 बीसी से शुरू हुआ था, जिसमें हुआ क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक मंत्री था कौटिल्य, उसने एक बुक लिखी अर्थशास्त्र, और उसमें उन्होंने पहली बार जिक्र किया कि अकाउंटिंग को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाए और किस तरह से उसको मेंटेन किया जाए। फिर अगर हम और इसके हिस्ट्री में देखें तो क्या है कि लूसा पैसोलीस थे, जो कि फ्रांस के मर्चेंट क्लास के थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी वीन्स में 1494 के अंदर, और जिसका नाम क्या था, रिव्यू ऑफ अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन। ये क्या था, ये बेसिकली मैथमेटिशियन थे, बट इन्होंने जनरली एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, रिव्यू ऑफ अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन, जो कि पहली बुक थी डबल एंट्री सिस्टम और बुक कीपिंग के ऊपर। पिसोली की एक सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि उन्होंने ये बुक तो लिख दी, लेकिन उन्होंने कभी ये क्लेम नहीं किया कि उन्होंने बुक कीपिंग को या डबल एंट्री सिस्टम को इवॉल्व किया है, यानी कि उसका इजाद किया है। लेकिन उन्होंने अपनी बुक में सबसे पहली बार अकाउंटिंग के डेबिट और क्रेडिट को पहली बार प्रेजेंट किया। और ये क्या था कि ये कॉन्सेप्ट इटली के टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, मतलब इटली के जो टर्मिनोलॉजी है उसमें ये बहुत पहले से इस्तेमाल होता आ रहा था। अच्छा, डेबिट का मतलब क्या होता है? डेबिट एक इटालियन शब्द है जो कि डेबिटो से बना है, और लैटिन भाषा, डेफिनेटली लैटिन भाषा के शब्द डेबिटा और डेबिटो से लेकर इन्होंने बनाया, जिसका क्या मतलब होता है कि प्रोपराइटर का उधार। प्रोपराइटर का उधार यानी जब प्रोपराइटर किसी को उधार पे देता है तो उसे डेबिट डेबिट कहते हैं। उसी तरह क्रेडिट का मतलब होता है, ये इटालियन शब्द है, क्रेडिटो से बना है, और जो कि लैटिन भाषा की शब्द क्रेडो से बना हुआ है, जिसका मतलब है कि प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रस्ट करके जब उसको किसी ने उधार दिया, मतलब मान लो कि लाइक किसी ने उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया प्रॉपर्टी पे, प्रॉपराइटर के ऊपर भरोसा करके कि ठीक है ये कंपनी मुझे पैसा लौटा देगी और हमने इसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए, तो वो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो डबल एंट्री सिस्टम में एक्सप्लेन करते हुए पैसोली कहते हैं कि सभी एंट्रीज, यानी अकाउंटिंग में जितनी भी एंट्रीज है वो डबल एंट्रीज होती है, यानी अगर कोई क्रेडिटर होगा तो डेफिनेटली कोई डेटर होना ही चाहिए, कोई ना कोई डेटर जरूर होगा। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की। अगर हिस्ट्री में आप हमने देखा कि किस तरीके से डेबिट क्रेडिट आया, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि डेबिट क्रेडिट कहाँ से आया है, तो डेफिनेटली अब आप बता पाएंगे। पिसियोली की बुक आई थी, उन्होंने सबसे पहली बार कॉइन किया था और इटली की टर्मिनोलॉजी में यूज हुआ। सो इस तरह के जनरल क्वेश्चंस कई बार रेज हो जाते हैं जो कि कंफ्यूज कर देते हैं, बट अगेन अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप बहुत इजीली उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बहुत इजीली उसको समझ सकते हैं।
अगर हम मीनिंग की अकाउंटिंग की बात करें तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, जिसे शॉर्ट में AICPA कहते हैं, उन्होंने 1941 में इसको बताया था कि ये क्या है, ये ट्रांजैक्शन और इवेंट का मनी के टर्म में यानी मॉनेटरी के टर्म में जब ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है और समराइज करने का एक आर्ट है, एक तरीका है जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं तथा फाइनेंशियल रिजल्ट देते हैं। यानी कि इस तरीके से रिकॉर्ड और क्लासिफाई और समराइज किया जाए कि उनसे जो हमें रिजल्ट प्राप्त हो वो फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स का हो। उसी तरह क्या हुआ कि ये और डेवलप्ड होता गया और 1966 में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उस टाइम पे क्या हुआ था, रिसेशन आया था और उसके बाद नई तरीके से चीजें आई, तो उसी तरीके से 1966 में एक नई चीज निकल के आई जो क्या था, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन बना। उसने कहा कि अकाउंटिंग इस तरह से डिफाइन किया जाए कि ये एक प्रोसेस है जिसमें इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई, मेजर और कम्युनिकेशन इस तरीके से किया जाता है कि यूजर इसकी इंफॉर्मेशन को जज करके सही डिसीजन ले सके। यानी ऐसे आप इंफॉर्मेशन को इस तरीके से आइडेंटिफाई, मेजर या कम्युनिकेट करिए कि वो यूजर को समझ में आ जाए ताकि वो उसको जज कर पाए, उसको देख पाए कि वो सही है गलत है और उसी के बेसिस पे अपना डिसीजन ले पाए। अब ये थोड़ा सा एक फिगर है जो आपको हमको समझाती है कि किस तरीके से काउंटिंग काम करता है। जैसे देखिए इकोनॉमिक इवेंट हुआ, यानी आपने कोई ट्रांजेक्शन की, आपने कोई पैसों के लिए लेन देन कर दी, उसके बाद क्या हुआ, अकाउंटिंग प्रोसेस हुआ। प्रोसेस में आपने उसको लिखा, फिर उसके फर्दर अकाउंट्स बनाए, वो सारी चीजें की, उसके बाद आपने इंफॉर्मेशन दे दी अकाउंटिंग से रिलेटेड कि ये चीज इतना लाइक प्रॉफिट हुआ या इतना लॉस हुआ। और जब आपने वो इंफॉर्मेशन दी तो जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो डिसीजन मेकर थे उन्होंने आपके डिसीजन लिया ताकि वो इकोनॉमिक इवेंट को और अच्छा कर सके और जिससे कि अपना प्रॉफिट बढ़ा सके या अपना रिटर्न जो है, अगर उन्हें इन्वेस्टमेंट किया हुआ तो अपने रिटर्न के बदले बेटर इन्वेस्टमेंट या रिटर्न मिले, इसके लिए वो अपने डिसीजंस ले सकें। अब अगर हमें अकाउंटिंग को समझना है तो हमें इन चार चीजों को समझना पड़ेगा। इन चार एस्पेक्ट को अकाउंटिंग की डेफिनेशन के एस्पेक्ट माने जाते हैं या पार्ट माने जाते हैं। क्या क्या चीजें हैं वो? सबसे पहला है इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग और कम्युनिकेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज होती है? और कौन कौन से इंटरेस्टेड यूजर्स हैं जिनको इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए। तो आइए चल के देखते हैं कि क्या है ये। अब इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है कि देखिए बिजनेस क्या होता है कि बिजनेस में वही इवेंट आते हैं जो इकोनॉमिक इवेंट आते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए या तो इकोनॉमिक इवेंट होगा तो नॉन इकोनॉमिक इवेंट होगा। और नॉन इकोनॉमिक इवेंट कौन से होते हैं? वो इवेंट जो लव, अफेक्शन या फिर फ्री में किए जाते हैं या आप अपने लिए खुद के लिए कोई काम कर लें, सो वो नॉन इकोनॉमिक इवेंट है, यानी जिसके बदले आपको पैसा नहीं जनरेट होता, मॉनेटरी वैल्यू नहीं जनरेट होती। और इकोनॉमिक इवेंट वो होते हैं जिनके जो काम आप पैसों के लिए करते हैं डेफिनेटली उसके बदले आपको मनी रिटर्न में आती है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक इवेंट। तो यहां पर अगर आप देखें कि ऐसे इवेंट जिनका मेजरमेंट हम मनी के टर्म में कर सकते हैं, यानी पैसों के रूप में हम बता सकते हैं, मनी के फॉर्म में हम उसे डिफाइन कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इकोनॉमिक इवेंट करते हैं। यानी अकाउंटिंग का मतलब क्या हो गया कि अकाउंटिंग में सिर्फ एक नहीं आता, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इवेंट होना है, अ हैपनिंग ऑफ अ सिंगल इवेंट और आपने उसको कह दिया कि अकाउंटिंग है। नो, इट कांट बी लाइक दैट। इसमें क्या होता है कि ये एक बंडल होता है। इसमें कंपनी के अंदर ऑब्वियसली है, जब फर्म काम कर रही है तो उसमें लेन देन चलता ही रहेगा, सेल होगी तो बहुत सारी चीजें होंगी, कई परचेजेस ज्यादा होंगी, कई सेल्स होंगी, तो इन सब चीजों को क्लब अप करना करके अकाउंटिंग में एक ट्रांजेक्शन्स का बंडल बनता है, यानी इकोनॉमिक इवेंट का एक बंडल होता है जिसे क्या कहते हैं हम? जिसे हम ट्रांजेक्शन्स कहते हैं बेसिकली। यानी ट्रांजेक्शन का मतलब इकोनॉमिक इवेंट होता है। अब इसमें दो तरह के इवेंट होते हैं, एक एक्सटर्नल इवेंट और एक इंटरनल इवेंट। एक्सटर्नल इवेंट कौन से होते हैं? वो सारे इकोनॉमिक इवेंट, यानी वो ऐसे लेन देन जो कंपनी के मॉनेटरी टर्म में हो रहे हैं कंपनी के किसी आउटसाइडर के साथ। जैसे कस्टमर को उसने अपना कोई गुड बेचा
तो उसने अपना गुड बेचा, लेकिन कस्टमर कौन है? वो एक आउटसाइडर है, वो एक थर्ड पर्सन है, कंपनी के बाहर का आदमी है। तो ये क्या हुआ? आपका एक्सटर्नल इवेंट हो गया। इसी तरह से अगर आपने रेंट पे किया, तो रेंट ऑब्वियसली आप किसी थर्ड पार्टी को ही पे करोगे जिसकी लैंड आपने ली होगी। तो ये कौन है? ये एक्सटर्नल इवेंट में आएगा। इसी तरह जब पैसा कंपनी से बाहर किसी व्यक्ति को लिया जाए या उससे आए, तो वो एक्सटर्नल इवेंट है। और इंटरनल इवेंट क्या होते हैं? इंटरनल इवेंट का मतलब ये होता है कि जब कोई लेन देन यानी मॉनेटरी लेन देन कंपनी के अंदर ही होती है, विद इन अ फर्म, तो उसको हम इंटरनल इवेंट होते हैं। जैसे मान लो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास रॉ मटेरियल खत्म हो गया, अब उसे और रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी, तो उसने क्या किया? उसने अपने स्टोर डिपार्टमेंट या परचेज डिपार्टमेंट से बात की और उसने कहा कि जी हमारा रॉ मटेरियल खत्म हुआ, हमें रॉ मटेरियल दे दीजिए ताकि हम प्रोडक्शन को जारी रख सकें। तो यहाँ पे उन्होंने प्रोडक्ट दे दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो ये क्या हुआ? ये इंटरनल इवेंट हुआ। अब देखते हैं हम आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन, ये ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस चीज को आपने समझ लिया, तो जब आप रिकॉर्डिंग करने जाएंगे या फर्दर जब हम लोग इसके प्रैक्टिकल्स की तरफ जाएंगे, तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि अगर हमने यही चीज नहीं समझी, तो वहां पे हमसे मिस्टेक्स होंगी। तो डेफिनेटली इस चीज को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। जैसे आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब होता है? आइडेंटिफिकेशन यानी आप किसी भी चीज को रिकॉर्ड करने से पहले ये आइडेंटिफाई करें कि क्या उस ट्रांजैक्शन को या उस इकोनॉमिक इवेंट को हम अपनी बुक में लिखेंगे, हम अपनी बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अगेन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर नॉन इकोनॉमिक इवेंट है यानी ऐसा इकोनॉमिक इवेंट जो मॉनेटरी टर्म में हो ही नहीं रहा, तो उसे आप लिख ही नहीं सकते। बिकॉज ऑब्वियसली आपको कोई मनी तो उसमें रिसीव होगी नहीं, या आपने कोई मनी तो पे किया नहीं। लेकिन अकाउंटिंग में क्या होता है? अकाउंटिंग में तो आपको मॉनेटरी टर्म में फिगर चाहिए ना, यानी पैसों के रूप में आपको फिगर चाहिए। तो उसमें सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है। तो जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी वो वही होंगी जो फाइनेंशियल कैरेक्टर को गेन करे, जिन जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की हो, सिर्फ वही आपकी रिकॉर्ड होती हैं। उसी तरह आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट का क्या मतलब होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ओके मॉनेटरी टर्म में है, ठीक है, हम इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अगेन मेजरमेंट में क्या देखते हैं आप कि कितने का ट्रांजेक्शन है, यानी उसकी मॉनेटरी टर्म कितनी है। मान लीजिए आपने सेल किया, तो आपने क्वेश्चन उठता है कितना सेल किया, 500, 1000, लाख, करोड़, कुछ ना कुछ आपका पैसा तो रिसीव होगा, कुछ ना कुछ मनी तो रिसीव होगी। तो उस मॉनेटरी टर्म या रुपीस को हम मेजर करते हैं, उसी को हम मेजरमेंट कहते हैं। और लेकिन यहाँ एक चीज और भी है, ऐसे ट्रांजेक्शन जिसको हम मॉनेटरी टर्म में मेजर ही ना कर पाए, उसे उस ट्रांजेक्शन को हम अकाउंटिंग में नहीं लिखते, क्योंकि ऐसे ट्रांजेक्शन नॉन इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं। अब आता है कि रिकॉर्डिंग। अब आपने क्या किया? आइडेंटिफाई कर लिया, आपने क्या किया? मेजरमेंट भी कर लिया। अब आप क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग करेंगे। सो अगेन आप कैसे रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को? तो हम जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है? हैपनिंग ऑफ इवेंट, यानी डे वाइज यानी टाइम वाइज जो ट्रांजैक्शन जब हो रही हैं उसके होने यानी घटना के होने की स्थिति, उसके समय के हिसाब से आप लिखते चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सबसे पहले क्या किया? लैंड खरीदा, तो सबसे पहले क्या आएगा? लैंड खरीदा होगा। फिर आपने मशीन खरीदी, तो फिर क्या रिकॉर्ड होगा? मशीन खरीदी है जी। फिर आपने बोला कि नहीं अब लेबर भी आ गए, उनको कुछ तनख्वाह भी दे दी, तो अब क्या आएगा? तनख्वाह भी आ गई। तो इस तरीके से जो जो चीजें जैसे जैसे घटित होती जाती हैं जिस ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में हम उसका रिकॉर्डिंग करते हैं, उसी ऑर्डर में ये ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं, जिसे हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका कम्युनिकेशन। अच्छा, अब आपने क्या किया? आइडेंटिफाई भी कर लिया, मेजरमेंट भी कर लिया, रिकॉर्डिंग भी कर लिया। तो अब क्या आता है कि आप उसको कम्युनिकेट करेंगे, यानी क्या करेंगे? उसका टोटल करके निकालेंगे और आप एक फाइनल फिगर देंगे।
ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है कि आइडेंटिफाई होता है ताकि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को दे। अच्छा, अब जो इंफॉर्मेशन आप देंगे वो किसको देंगे? ऑब्वियसली आप इंटरनल या एक्सटर्नल यूजर्स को देंगे, और वो क्या करेंगे? उसके बेसिस पे उससे रिलेटेड जरूरी जो भी डिसीजन होंगे वो लेंगे। अच्छा, जो ये कम्युनिकेशन या रिकॉर्डिंग जो आपने रिकॉर्ड किया, इसका टोटलिंग की आप एक फिगर में जब आप देते हैं तो इसको किस क्या कहते हैं हम लोग? अकाउंटिंग रिपोर्ट्स कहते हैं। बेसिकली अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट जारी करता है, और उसी में वो सारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर को, जैसे बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो, ये आगे चीजें हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सो अभी के लिए हम इतना समझ लें कि अकाउंटिंग रिपोर्ट वीकली भी दे सकता है, मंथली भी हो सकता है, या फिर क्वार्टरली भी दिया जा सकता है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के द्वारा। उसी तरह टर्म आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? कोई भी संस्था चाहे या कोई भी एंटरप्राइज, चाहे वो प्रॉफिट मोटिव से काम करे या नॉन प्रॉफिट मोटिव से काम करती हो, उसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पे देने का मतलब क्या था कि देखिए 90% केसेस में गलतियां क्या होती है कि 90% केसेस में हम जब किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन मानेंगे ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग। तो इसीलिए उन्होंने ये अलग से कॉन्सेप्ट दिया कि जब आप अकाउंटिंग करने जा रहे हैं किसी भी चीज का, अगर जनरल से लेजर या जनरल जो भी चीजें आप आगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में देखेंगे, तो वहां पे आप खुद को क्या मानेंगे? आप खुद को एक ऑर्गेनाइजेशन में मानेंगे। आप उस ऑर्गेनाइजेशन है, और बाकी जितनी चीजें वो इंटरनल एक्सटर्नल के हिसाब से आप देख पाए। अब आते हैं कि जैसे आपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी देख ली, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स भी देख ली, सारी चीजें देख ली। अब ये कौन कौन से इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं, किन किन को इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, और वो कौन कौन से डिसीजन लेते हैं अपनी, मतलब किस तरह की इनकी नीड होती है, किस तरह की इंफॉर्मेशन उनको चाहिए होती है। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले इंटरनल यूजर्स दिया है लोडे। इंटरनल यूजर्स डेफिनेटली जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, फाइनेंस ऑफिसर हो, प्रेसिडेंट हो, चाहे बिजनेस यूनिट का मैनेजर हो, प्लांट मैनेजर, स्टोर मैनेजर, लैंड सुपरवाइजर, ये सारी चीजें। उसी तरह एक्सटर्नल में देखेंगे तो इन्वेस्टर्स आएंगे, ऑब्वियसली क्रेडिटर्स होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगी जहां से आपने या तो बोरो किया होगा या आपने इन्वेस्ट किया होगा, टैक्स अथॉरिटीज होंगी गवर्नमेंट की, अफेयर्स हो, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स होंगे, रजिस्ट्रार होंगे कंपनीज के, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी आएगा, लेबर यूनियंस आएंगी, ट्रेड एसोसिएशंस आएंगी, स्टॉक एक्सचेंज एंड कस्टमर्स आएंगे, और ये सारी चीजें आपके एक्सटर्नल यूजर्स होंगे। वाई डू द यूजर वांट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि हमने इंटरनल एक्सटर्नल यूजर तो देख लिए कि ये लोग हमारे इंटरनल होते हैं, ये हमारे एक्सटर्नल होते हैं। अब सवाल ये आता है कि इन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए किस लिए चाहिए इनको अकाउंटिंग रिपोर्ट्स? तो देखिए, जो ओनर होता है, वो शेयर होल्डर होता है, वो क्या देखता है कि क्या कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ ठीक है, क्या जो उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके बदले फर्म उनको सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। तो ये बात वो चेक करते हैं। उसी तरह जो डायरेक्टर और मैनेजर होंगे वो क्या करेंगे? डायरेक्टर है या जो उसके अंदर मैनेजर है, वो डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे कि बिजनेस का कामकाज कैसा चल रहा है। वो अपने बिजनेस के काम को क्या करेंगे, या तो अपने इंटरनल डिपार्टमेंट में मैच करेंगे कि सेल ज्यादा हो रही है या कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए नहीं है। अदर क्या कर सकते हैं, मान लो आप किसी अदर कंपनी के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस का। तो इससे होगा क्या कि आपको परफॉर्मेंस पता चलेगी, तो आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे उसको ठीक करने के लिए, और ये आपको हेल्पफुल रहेगी। उसी तरह अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट भी है, ऑब्वियसली मैनेजमेंट में कौन से लोग होते हैं? जो आपका इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली उनका पूरा ध्यान किस चीज पे होगा कि जो उन्होंने इन्वेस्ट किया उसके बदले उनको सफिशियंट या एडिक्वेट रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद कौन होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं। क्रेडिटर यानी देनदार, जिन्होंने हमें पैसा दिया हुआ है, क्रेडिटर हैं। ये दिखाते हैं कि कंपनी उसको
मतलब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कंपनी के अंदर पैसा उधार पे दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली ये क्या चाहेंगे कि अगर ये क्या देखते हैं कि इन्होंने मान लो उधार दिया हुआ है, तो इनकी कोशिश ये होती है कि क्या जो इन्होंने उधार दिया है वो कंपनी इनको लौटा पाएगी या नहीं लौटा पाएगी। तो ये चीज किस चीज से देखते हैं, ये अकाउंटिंग रिपोर्ट से देखते हैं। उसी तरह इन्वेस्टर्स का भी है, इन्वेस्टर भी ऑब्वियसली यही देखता है कि अगर उसे फर्दर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है किसी कंपनी में, तो क्या देखता है कि क्या इस कंपनी में प्रॉफिट सही चल रहा है, अगर लॉस में होगी कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका पैसा लगाया वो डूब जाए, तो ऑब्वियसली इस चीज को चेक करेगा। उसी तरह गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट क्या चीज देखती है, गवर्नमेंट ये देखती है कि जो अलग अलग कंपनी का टैक्सेस हैं क्या वो पे कर रही है कि नहीं कर पा रही है, और इन्वेस्टर और क्रेडिटर के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करती है कि अगर किसी ने इस कंपनी के अंदर पैसा लगाया तो ऐसा तो नहीं है कि ये कंपनी पैसा लेके भाग जाएगी और हमें लॉस हो जाएगा। जब आप ऑडिट का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे एक सत्यम करके ऐसा केस है जिसको हम लोग बहुत ब्रीफ में डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग जब हम उसको पढ़ रहे होंगे, जिसके अंदर यही चीजें हुई थी कि गवर्नमेंट जो है वो ध्यान नहीं रख पाई थी इन्वेस्टर और क्रेडिटर का, और उसी के बाद ये चीजें इंपॉर्टेंट हुई और अलग डिपार्टमेंट क्रिएट हो गए, जिससे कि अब बहुत ज्यादा सेबी वगैरह आई, जैसे कि और भी रूल थोड़े से सख्त किए गए। आज इतना ही रखते हैं। होप सो कि आपको ये मेरा बेसिक समझ में आया होगा। बेसिकली आज मैंने मीनिंग ऑफ एंड इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग को कवर अप किया है एंड डिटेल में किया है। एक बार आप इसको दोबारा गो थ्रू होइएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट और डीप में समझ में आए। एंड एट लास्ट ऑन माई रिक्वेस्ट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आपके लाइक और सब्सक्राइब और आपके प्यार से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस तरह के और अच्छे वीडियो मैं आपके लिए बना पाऊंगा। थैंक यू सो